हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे हमारे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज डिस्कस। देखो, स्टाफिंग से पहले तक के यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तक के जितनी भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स की केस स्टडीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो चैनल पर हो बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर सारी चीजें मैंने बहुत ही ज्यादा सीक्वेंस में अरेंज किए रहे। देखो, सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा, चैप्टर के तुरंत बाद में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जिन कीवर्ड्स की हेल्प से आप लोग केस स्टडीज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में आपको केस स्टडीज मिलेंगी। सारी केस स्टडीज मैं वो ले रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारे स्टाफिंग की केस स्टडीज। अगेन बच्चे, ये सारी वो केस स्टडीज है जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देख रखे हैं, तो कोशिश करना ये केस स्टडीज आप खुद सॉल्व कर सको और मुझे बताना कमेंट्स में कि कितनी केस स्टडीज आपने ईमानदारी से खुद सॉल्व करी। और अगर कोई दिक्कत है, नहीं आता, तो मैं करा ही रही हूँ, मेरे साथ में समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो शुरू करते हैं। देखो, पहली केस स्टडी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ कि क्वेश्चन क्या कहता है। नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली। अच्छा, क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लिया करो ताकि हमें केस स्टडी सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें बताओ स्टाफिंग के प्रोसेस में जो इतने सारे स्टेप्स होते हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस के स्टेप्स याद है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके बाद में आता है रिक्रूटमेंट, देन आता है सिलेक्शन। तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे हमारे स्टाफिंग के प्रोसेस के, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जिसे यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया, बताओ। उसका नाम भी बताना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सेकंड बोलता है, स्टेट द नेक्स्ट टू स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। अच्छा, पार्ट ए में आपने पता करा कौन सा स्टेप यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया है, उस स्टेप के जस्ट बाद के दो स्टेप्स भी आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। अब हम हमारी केस स्टडी पढ़ते हैं। तो केस स्टडी देखकर हमें समझ में आ गया केस स्टडी कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, स्टाफिंग से रिलेटेड है। और बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, स्टाफिंग के प्रोसेस की। रेजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी। भाई, रेजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिशिंग कंपनी है, बुक्स वगैरह पब्लिश करती होगी। इट्स बुक ऑन बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12 इज इन ग्रेट डिमांड। अच्छा, इसकी एक बुक है बिजनेस स्टडीज की, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की। इस बुक की मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। एज अ रिजल्ट, द एम्प्लॉइज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। और इसी वजह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, दोज एम्प्लॉइज आर ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। अच्छा, रेसिंग अगेंस्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉइज के पास में बहुत ज्यादा काम है, टाइम की तो कमी रहती है और काम उनके पास में ज्यादा है, मतलब एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड यहाँ पर है। द एम्प्लॉइज हैव टू वर्क ओवर टाइम। अच्छा, एम्प्लॉइज को ओवर टाइम भी करना पड़ता है और हॉलीडेज पर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड ही इतनी ज्यादा है। तो इतना कुछ देखकर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर एम्प्लॉइज के पास में टाइम की कमी है और उनके पास में काम ज्यादा है, मतलब एम्प्लॉइज के पास में यहाँ पर क्या है, वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान रखना। मैनेजर्स इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज। जो मैनेजर्स हैं वो भी बेचारे स्ट्रेस के अंदर है, क्योंकि मैनेजर्स को एक साथ दो टेरिटरीज को हैंडल करना पड़ता है, दो एरियाज को हैंडल करना पड़ता है। द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजर्स। इतना काम का स्ट्रेस है कि एम्प्लॉइज और मैनेजर्स के मन में एक डिससेटिस्फैक्शन आने लग गया है, वो अपनी जॉब को लेकर खुश नहीं है। तो इस पूरी केस को देखकर आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर स्टाफिंग के कौन से स्टेप को मिस करा है, कौन से स्टेप को यहाँ पर प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया। तो अगर आप गौर से समझो तो यहाँ पर पहले स्टेप को ही मिस कर दिया। पहला स्टेप क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपर्ली इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब होता है पहले आप पता लगाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने बंदों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पता लगाया 100 बंदों की जरूरत है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है। फिर चेक करो एक्चुअली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने बंदे हैं। जब हम लोगों ने चेक करा तो हमें पता चला हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 80 बंदे ही है। कितने बंदे, 80 बंदे हैं। इसका मतलब हमें 20 बंदों की और जरूरत है। अगर हम लोग ये 20 बंदे नहीं लेकर आएंगे, इसका मतलब क्या है, हम ये 100 बंदों का काम सिर्फ किससे करवाएंगे, इन 80 से कराएंगे। तो डेफिनेटली इन 80 के ऊपर क्या होगा, वर्कलोड होगा। यहाँ पर एम्प्लॉइज के ऊपर वर्कलोड है, उन्हें ओवर टाइम करना पड़ रहा है काम, उन्हें हॉलीडेज पर काम
करना पड़ रहा है, एक साथ उन्हें 2-2 टेरिटरीज को हैंडल करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा लोगों की है बट ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ कम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये फॉलो नहीं किया गया। तो हमें देखो इस फर्स्ट स्टेप को नाम भी बताना है और इसे एक्सप्लेन भी करना है। तो एक्सप्लेनेशन देखो, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। ये स्टाफिंग के प्रोसेस का पहला स्टेप है। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी टेक्स 3 स्टेप्स। अच्छा, ये जो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर कुल मिला के 3 चीजें होती है, ध्यान से समझना। पहला होता है वर्कलोड एनालिसिस। क्या होता है वर्कलोड एनालिसिस? फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो मैनेजर है वो चेक करता है कि उसे कितने बंदों की जरूरत है। तो उसने देखा उसे कितने बंदों की जरूरत है, 100 बंदों की जरूरत है। देखता है कितने बंदे चाहिए और किस किस तरह के चाहिए। फिर वो अपनी वर्कफोर्स को एनालिसिस करता है, मतलब अपनी वर्कफोर्स को चेक करता है, अपने एम्प्लॉयज को चेक करता है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को वो एनालाइज करता है, चेक करता है इनमें से कितने बंदे ऐसे हैं जो ओवरबर्डन है, मतलब जिनसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है, और कितने बंदे ऐसे हैं जो अंडर बर्डन हैं। तो जब उसने वर्कफोर्स को एनालाइज करा तब उसे पता चला यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो 80 ही बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 80 बंदे हैं। अब वो दोनों को कंपेयर करता है, हमें चाहिए कितने? इतने। ये वर्कलोड एनालिसिस है। हमारे पास में हैं कितने? 80। ये वर्कफोर्स एनालिसिस है। इसका मतलब 20 और चाहिए। तो मैनेजर क्या करता है? दोनों को कंपेयर करता है। अगर वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स से, जैसा कि यहां हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने अंडर स्टाफिंग कर रखी है, कम बंदों को हायर कर रखा है, तो हमें और स्टाफ हायर करने की जरूरत है। बट उसने देखा कि हमें चाहिए इतने और हमारे पास में अगर है 120, हमारे पास में वर्कफोर्स एनालिसिस में हम लोगों ने देखा हमारे पास में ज्यादा बंदे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने ओवर स्टाफिंग कर रखी है, ज्यादा बंदों को हायर कर रखा है। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बंदों को रिमूव करना पड़ेगा या फिर उनका ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो पब्लिशिंग कंपनी है इसने ये फर्स्ट स्टेप अच्छे से फॉलो नहीं करा। कंपनी को पता ही नहीं है कि कितने बंदों की जरूरत थी और उसने कितने बंदे हायर कर रखे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इंप्लॉइज क्या है? ओवरबर्डन है, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है। समझ में आ गया? अब सेकंड क्या कहता है ये? स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेजेस आइडेंटिफाइड इन द पार्ट ए। हम लोगों ने पार्ट ए में जो स्टेज एनालाइज करी है, फर्स्ट स्टेज, उसके बाद की आपको 2 स्टेजेस बतानी है। तो अगर आपको स्टाफिंग के प्रोसेस के स्टेप्स याद है तो आपको पता होगा कि इसके जस्ट बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है? रिक्रूटमेंट। क्या आता है? रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम लोग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं, हम लोग सूटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं हमारे यहाँ पर जो जॉब पोजीशंस वेकेंट है उन्हें फिल करने के लिए, एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और उन्हें एनकरेज करते हैं कि आओ भाई हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप आकर अप्लाई करो। हम लोग न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशंस वेकेंट है, आप आके अप्लाई करो। हम लोग जो फैक्ट्री का गेट है उस पर भी नोटिस लगा सकते हैं कि आप कभी भी आके इंटरव्यू दे सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं बंदों को रिक्रूट करने के। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब मान लो हमें तो 10 बंदों की जरूरत है बट अप्लाई 100 लोगों ने करा, तो इन 100 में से हम लोग बेस्ट 10 को सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज थर्ड स्टेप। तो समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले बताया कि कौन सा स्टेप मिस करा, और जो भी स्टेप हम लोगों ने मिस करा उसके जस्ट बाद की 2 स्टेजेस हमें लिखनी थी। तो एक हो गया रिक्रूटमेंट और नेक्स्ट हो गया हमारे पास में सिलेक्शन। सेकंड केस स्टडी क्या कहती है हमारी? सबसे पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, ये जितना भी ऊपर का डिस्कशन है इसके अंदर मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात की गई है। अच्छा, मैनेजमेंट के फंक्शन की बात की गई है तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग होता है। सेकंड क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड क्या होता है? स्टाफिंग। देन आता है डायरेक्टिंग और देन आता है हमारा कंट्रोलिंग। तो इनमें से किसी फंक्शन की यहाँ पर बात की गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा फंक्शन है। नेम द फंक्शन, आपको बताना है कौन से फंक्शन की बात की गई है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, पहचान लोगे। प्लानिंग की बात है, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, किसकी है? द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1। पार्ट 1 में जिस मैनेजमेंट फंक्शन को आपने आइडेंटिफाई करा है कि हाँ भाई ये मैनेजमेंट फंक्शन है, फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस। वो फंक्शन एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करता है। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। आपको उस प्रोसेस के उन स्टेप्स के बारे में बताना है जिनके ऊपर पैराग्राफ में बात की गई है। तो अब पढ़ते हैं, मतलब कुल मिला के समझ में आ गया कि एक तो मैनेजमेंट का फंक्शन है और उस फंक्शन के स्टेप्स की बात की गई है, वो भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग।
जेनिथ लिमिटेड इज अ हाईली रेप्यूटेड कंपनी। जेनिथ लिमिटेड एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, फेमस कंपनी है, एंड मैनी पीपल वांटेड टू ज्वाइन दिस कंपनी। बहुत लोग इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस हाउ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं वो बहुत हैप्पी हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे आए, आपको किस तरह से हायर किया गया, तो उन्होंने बताया। अब ध्यान से सुनना, यहां से मेन बात चालू होती है। अमन सेड दैट ही वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन। अच्छा, अमन बताता है मैं कैसे आया इस कंपनी के अंदर, जेनिथ लिमिटेड के अंदर। जो अभी फिलहाल में सेल्स मैनेजर है, वो उसका कुछ दोस्त वगैरह होगा, वो यहाँ का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई था। मतलब ये जो प्रेजेंट सेल्स मैनेजर है मिस्टर जॉन, वो पहले से जेनिथ लिमिटेड में काम कर रहा था, इसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट बात है। अब बेनू क्या कहती है, बेनू सेड दैट ही अप्लाइड थ्रू द न्यूज़पेपर। अच्छा, बेनू बोलती है मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा और फिर मैंने अप्लाई करा। सॉरी, लड़का है, बेनू बोलता है मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा और फिर मैंने अप्लाई करा, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज द एचआर मैनेजर, और मैं एज एन एचआर मैनेजर यहाँ पर आया हूँ। ठीक है। वैभव क्या कहता है, वैभव सेड दैट ही वाज नीदर रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय। मैं ना ही तो किसी एम्प्लॉय से रिलेटेड था, जैसे कि ऊपर अमन जॉन से रिलेटेड था, और ना ही मैं किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर आया। He was directly called from IIM Ahmedabad, from where he was about to complete his MBA. ये अपना MBA कंप्लीट कर रहा था IIM अहमदाबाद से। मुझे डायरेक्टली जेनिथ लिमिटेड ने वहां से हायर कर लिया। ठीक बात है। तो अब हमें इन तीनों को देखकर बताना है क्या हुआ। तो कुल मिला के सब कुछ देखकर हमें समझ में आ रहा है मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की यहाँ पर बात की गई है, स्टाफिंग की बात की गई है, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी बात स्टाफिंग में आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना था कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है हमारा, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर इज स्टाफिंग। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1 फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की बात की गई है। तो देखो ये सब हायरिंग से रिलेटेड बात हो रही है। ये बता रहा है इसे प्रेजेंट के एम्प्लॉय ने इंट्रोड्यूस करा, इसने बताया कि एडवर्टाइजमेंट देखकर आया, इसने बताया इसे डायरेक्ट हायर करा कैंपस से। तो ये मैनेजमेंट, ये जो स्टाफिंग है, इसका ये कौन सा स्टेप है इसके प्रोसेस के अंदर, तो ये है हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज रिक्रूटमेंट। अभी पीछे देखा था ना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करना, उन्हें स्टिमुलेट करना, ऐड वगैरह देके कि आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो। तो यहाँ पर कौन से स्टेप की बात करी गई है, स्टाफिंग के प्रोसेस के सेकंड स्टेप की बात की गई है, दैट इज रिक्रूटमेंट। क्या होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है, उनकी खोज करना, उन्हें ढूंढना और उन्हें स्टिमुलेट करना, उन्हें एनकरेज करना कि आओ भाई हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशंस वेकेंट है, आप आकर अप्लाई करो, इसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। तो अब हमें सबको देखकर बताना है। देखो अमन की बात करें तो अमन कैसे आया था, अमन को किसने इंट्रोड्यूस करा था, एग्जिस्टिंग सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन ने। तो ये क्या था, प्रेजेंट का जो एम्प्लॉई, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है, वो अगर अपने किसी यार दोस्त को लेकर आता है तो इसे बोला जाता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। याद आ गया, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फिर बेनू की बात करें तो बेनू कैसे आया भाई, न्यूज़पेपर में ऐड देखकर आया, तो ये तो इजी सा है, एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर। और वैभव कैसे आया, इसे IIM अहमदाबाद से लाया गया था, तो कैंपस से इसे प्लेसमेंट मिल गया था, इसे बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो ये हो गई हमारी सेकेंड केस स्टडी। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नेम द इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं ना, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जिसमें आता है ट्रांसफर और प्रमोशन, और एक्सटर्नल में पीछे देख ही लिए एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और कैंपस रिक्रूटमेंट आ जाता है, हमारा रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आ जाता है, बहुत सारे आते हैं। यूज्ड बाय सेनोर एंटरप्राइजेस टू फिल अप द अबव स्टेटेड वैकेंसीज। ऊपर वाली वैकेंसीज को फिल करने के लिए सेनोर एंटरप्राइजेस ने कौन कौन से रिक्रूटमेंट के सोर्सेज को यूज करा। ऑल्सो स्टेट एनी वन मेरिट ऑफ ईच। अच्छा, ऊपर वाले जो भी हैं उन सबका आपको एक एक मेरिट्स यानी कि एक एक एडवांटेज भी बताना है। करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है ये तो। आशीष द मार्केटिंग हेड, ठीक है, आशीष कौन है, मार्केटिंग हेड है। रमन द असिस्टेंट मैनेजर, रमन कौन है, असिस्टेंट मैनेजर है।
और ज्योति कौन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, HRM है, किसकी, सेनोर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, डिसाइडेड टू लीव द कंपनी, ये तीनों सोचते हैं भाई हमें तो कंपनी छोड़नी है। समझ में आ गया तीनों है क्या क्या। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कंपनी का CEO है, वो ज्योति को बुलाता है, ज्योति कौन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एंड रिक्वेस्टेड हर टू फिल अप द वैकेंसीज बिफोर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, और बोलता है भाई तुम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, तुम जाने से पहले ये जो जो जॉब पोजीशंस वेकेंट है, एक तो खुद तुम्हारी क्योंकि तुम खुद भी जा रही हो, दूसरा आशीष की भी, दूसरा रमन की भी, इन सारे जॉब पोजीशंस को तुम फिल करके जाओ तभी तुम जा सकती हो। इन्फॉर्मिंग दैट हर सबऑर्डिनेट मिस अलका पंडित वॉज वेरी competent and trustworthy, Jyoti suggested that if she could be moved up in the hierarchy, she would do the needful। अच्छा बात समझ में आई। अब ज्योति क्या कहती है कि भाई मेरी एक सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट मतलब ज्योति के नीचे काम करती है, ये मिस अलका पंडित, सबऑर्डिनेट मतलब होता है जो उसके नीचे काम कर रहा है। मिस अलका पंडित मेरी एक सबऑर्डिनेट है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लायक है, ट्रस्टवर्दी है। ज्योति ने बोला अगर हम इसे हायरार्की में ऊपर लेकर आ जाएंगे, यानी कि अगर हम इसका प्रमोशन कर देंगे, इसे अगर हम आप मेरी जगह पर लेकर आ जाओगे तो ये बहुत सही काम करेगी। समझ में आया। ज्योति कौन है, ज्योति है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ज्योति के नीचे काम करती है कौन, अलका पंडित। ज्योति कहती है भाई अलका पंडित को मेरी जगह पर लेकर आ जाओ, ये बहुत सही काम करेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर देखकर समझ में आ रहा है यहाँ पर ज्योति का क्या होगा, प्रमोशन होगा। क्या होगा, ज्योति का प्रमोशन होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ज्योति की जगह कौन आएगी, अलका आएगी। मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ ताकि केस स्टडी सॉल्व करने में हेल्प हो। और अलका कैसे आएगी, अलका का होगा यहाँ पे प्रमोशन, तो वो ज्योति की जगह पर आ जाएगी क्योंकि अलका क्या थी, ज्योति की सबऑर्डिनेट। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्रीड फॉर द सेम, वो मान गया, ठीक है। मिस अलका पंडित अब आ गई, इसने किससे कांटेक्ट करा, इसने कीथ रिक्रूटर्स से कांटेक्ट करा। देखो रिक्रूटर्स कौन होते हैं, ये बीच में मिडिल मैन होते हैं जो जॉब प्रोवाइडर्स को जॉब सीकर से मिलवाते हैं। यहाँ पर जॉब प्रोवाइडर कौन है, जॉब कौन देना चाहता है, यहाँ पर जॉब देनी चाहती है ये कंपनी सेनोर एंटरप्राइजेस, और जॉब सीकर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी की जरूरत होती है। तो ये जो कीथ रिक्रूटर्स है इन लोगों को मिलवाता है, मतलब मिडिल मैन का काम करता है। हु एडवर्टाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड फॉर सोनार एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस कीथ रिक्रूटर ने एक ऐड दिया, ऐड किस चीज के बारे में था, ऐड था फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड। मार्केटिंग हेड कौन है यहाँ पर, आशीष। आशीष छोड़ के जा रहा है ना, तो आशीष की जगह यहाँ पर नया बंदा चाहिए, इसके लिए इसने ऐड दिया। दे वर एबल टू रिक्रूट अ सूटेबल कैंडिडेट, और यहाँ पर इन्हें एक सूटेबल कैंडिडेट भी मिल गया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर अलका आ गई, अलका का तो समझ में आ गया भाई ज्योति का काम हो गया, ज्योति की जगह अलका आ गई, इसे हटा दो। अब क्या ये जो अलका आई इसने मार्केटिंग हेड को ढूंढने की कोशिश करी क्योंकि आशीष भी छोड़ के जा रहा है, इसके लिए इसने कीथ रिक्रूटर से कांटेक्ट करा। तो कीथ रिक्रूटर क्या है, एक मिडिल मैन है। ये सपोज ये क्या है, जॉब सीकर है, इसे नौकरी की तलाश है, और जॉब कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, सेनोर एंटरप्राइजेस जो जॉब प्रोवाइडर है। तो ये कीथ रिक्रूटर एक मिडिल मैन है जो जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइडर से मिलवाता है इनके बारे में ऐड देके। तो ये जो बीच में मीडिएटर होता है इसे या तो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कहते हैं या फिर कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। अगर प्राइवेट के है तो प्लेसमेंट एजेंसीज, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का होता तो कुछ मेंशन होता, तो गवर्नमेंट का तो है नहीं, तो ये एक प्लेसमेंट एजेंसी है। तो भाई आशीष की जगह नया बंदा आ गया, कैसे, प्लेसमेंट एजेंसीज की हेल्प से। रमन्स वैकेंसी, अच्छा रमन जो असिस्टेंट मैनेजर है इसकी वैकेंसी कैसे फिल हुई, बाय स्क्रीनिंग द डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेशंस लाइंग इन द ऑफिस। ऑफिस के पास में जितने भी लोग अप्लाई करके जाते हैं, जो हमारा क्या होता है रिसेप्शन होता है, उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करके जाते हैं, अपना CV देकर जाते हैं, तो वो CVs ऐसे ही रखे रहते हैं फाइल के अंदर। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होती है तो इन CVs में से जो बेस्ट लगता है कैंडिडेट उसे बुला लिया जाता है। तो आपको बताने यहाँ पर कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रमोशन की बात करते हैं भाई। फॉर द पोस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ज्योति की जगह पर हम लोग किसको लेकर आए, अलका पंडित को लेकर आए, और अलका का क्या हुआ था, यहाँ पर प्रमोशन हुआ था। प्रमोशन क्या है, क्या है, एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, पहला समझ में आ गया। सेकंड की हम लोग बात करें तो हम लोग आशीष क्या था, मार्केटिंग हेड, इसकी जगह पर हम लोग नए बंदे को लेकर आए यहाँ पर, और वो काम किसकी हेल्प से हुआ था हमारा, वो हुआ था हमारा कीथ रिक्रूटर्स की हेल्प से। तो ये हमें समझ में आया, मिडिल मैन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का। और हम लोग रमन की जगह पर भी नए बंदों को बुलवा रहे हैं, कैसे बुलवा रहे हैं, जो हमारे पास में फाइल है, फाइल के अंदर बहुत सारे CVs रखे, इन CVs में से बेस्ट CV वाले बंदे को देखकर इसे बोला जाता है कैजुअल
कैजुअल कॉलर्स ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इन सब के आपको एक एक मेरिट्स भी बताने हैं। तो यार प्रमोशन का मेरिट क्या होगा, इससे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्योंकि वो खुश होते हैं, उन्हें लगता है अगर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे तो कल को हमारा भी प्रमोशन हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। अगर हम लोग प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इन मिडिलमैन की हेल्प से बंदों को अगर हायर करते हैं तो इनकी हेल्प से हमें अच्छे खासे टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सोनल मिल सकते हैं। मतलब अगर टेक्निकल बंदों की जरूरत है, प्रोफेशनल बंदों की जरूरत है, मैनेजरियल काम के लिए हमें बंदों की जरूरत है, तो हम लोग इनकी हेल्प से काम कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सजेस्ट करते हैं। और अगर हम कैजुअल कॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास में जो इतने सारे सीवी रखे हैं उनमें से जो हमें बेस्ट लग रहा है उसको एक फोन कॉल ही तो कर रहे हैं। तो बताओ सबसे चीप सोर्स नहीं है, यहाँ पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे भी कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट सोर्स है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि ये तो खुद ही वो लोग थे जो आना चाहते थे, अप्लाई करा था इन लोगों ने, हम लोग इन्हीं में से बुला रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, चीपेस्ट सोर्स है। ठीक बात। अब दो छोटी छोटी सी केस स्टडीज और उसके बाद में एक बड़ी केस स्टडी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नीचे देख लेती हूँ। आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग मेथड। अच्छा, यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग के मेथड की बात की गई है। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो न्यू रिक्रूटर्स को हायर करना चाहती है और उन्हें ट्रेन करती है। दे आर पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। अब जो बंदे आए हैं उन्हें वो कैसे ट्रेन कर रही है, मास्टर वर्कर के अंडर। तो ये मैंने पहले भी बताया था, जब ट्रेनिंग हो मास्टर वर्कर के अंडर, हमें किसी मास्टर वर्कर के अंडर ट्रेनिंग मिले, या फिर वर्ड हो सकता है हमें किसी मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग मिले। और ये मेथड कब सूटेबल है, जब बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखना, जब हम किसी मास्टर वर्कर यानी कि हम लोग अगर किसी मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं और जब बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, इस तरह की ट्रेनिंग को बोला जाता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। क्या कहते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। छोटे मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हो गया ये। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेंशन्ड इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पर भी हमें बताना है ट्रेनिंग का कौन सा टाइप है। नवीन जो है वो न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट है। नवीन जो है उसे अभी अभी रिक्रूट करा है, अभी अभी हायर करा है। बीइंग न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ही इज टेकन अराउंड द ऑफिस प्रीमाइसेस बाय द एचआर मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नया है तो एचआर मैनेजर इसे पूरे ऑफिस के अंदर लेकर घूमता है और उसको बताता है यार ये हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये हमारा काम करने का तरीका है। उसे अदर मेंबर से भी इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि उसे एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस है, उसे किस तरह से काम करना है। उसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाता है ताकि उसके मन में जो एक हेजिटेशन है वो हेजिटेशन दूर हो सके। तो आपको बता रहा है भाई ये कौन सी तरह की ट्रेनिंग है। तो कुल मिला के समझ में आ गया, जब भी हमारा जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसे हम लोग हमारे ओल्ड यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाते हैं, उसको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग स्टाइल के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ना, इसे बोला जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ज्यादा चलता है नाम ओरिएंटेशन, तो इसे क्या बोला जाता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो ये तो दोनों बहुत ही सिंपल से। अब आ जाओ आज की लास्ट केस स्टडी पर। पहले पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। अच्छा, यहाँ पर तो भाई क्या पूछा है, आइडेंटिफाई करो और बताओ नेक्स्ट 3 स्टेप्स फॉर चूजिंग द। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जिस तरह से रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, उस तरह से सिलेक्शन के प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो आपको नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताने हैं बंदे को चूज करने के लिए। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात की गई है यहाँ पर। किसकी बात की गई है, सिलेक्शन के प्रोसेस की। ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 वैल्यूज विच निशांत वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। अच्छा, ये तो ईजी सा है। 2 ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो इस केस स्टडी की हेल्प से निशांत सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहता है। ईजी सा है। निशांत द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट कंपनी। निशांत जो है वो एक गारमेंट कंपनी का डायरेक्टर है। इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर बैग्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन ऑफ इट्स गारमेंट यूनिट। या कि ये क्या सोच रहा है कि एक जो गारमेंट यूनिट है उसके अंदर जितना भी वेस्ट जनरेट होता है, भाई गारमेंट्स बनाने के अंदर इतना सारा वेस्ट जनरेट होता है, क्यों ना उस वेस्ट से बैग्स बनाए जाएं। तो ये बैग्स मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा है उस वेस्ट से। He has decided that his manufacturing unit will set up in the rural areas of Odisha. इसने क्या सोचा कि हमारी ये जो बैग्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये हम लोग कहाँ पर सेटअप करेंगे, उड़ीसा के बैकवर्ड एरियाज में, उड़ीसा के रूरल एरियाज के अंदर, where people have very few job opportunities, जहाँ पर लोगों के पास में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अगर ये अपना ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर
सेटअप करेगा तो ये यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेगा। एंड लेबर इज अवेलेबल एट वेरी लो रेट्स, और इसके खुद के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर जो लेबर है, जो एम्प्लॉयज हैं, वो उसे कम रेट्स पर अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि इसे अपने लेबर को कम वेजेस पे करनी पड़ेंगी, तो इसके खुद के लिए भी अच्छा है। ही ऑल्सो थॉट ऑफ गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मैन एंड वुमेन, अच्छा ये चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, कोई भी इसके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है। तो यहाँ से तो कुल मिला के हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आपको देखकर समझ में आ गया होगा। वैल्यूज, तो पहली वैल्यू क्या थी, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहता है, तो पहली वैल्यूज क्या हो गई, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहता है, वो भी रूरल एरिया के अंदर। एक और मैं बता सकती हूँ आपको, और क्या हो सकता है, यहाँ पर ये रूरल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि रूरल एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देगा मैन और वुमेन को, तो यहाँ पर मैं एक और चीज बोल सकती हूँ, जेंडर इक्वालिटी को ये फोकस कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी पर ये ध्यान दे रहा है। तो आपको तो सिर्फ 2 ही बतानी थी, आपको जो पसंद आए वो 2 लिख देना। अब फर्स्ट का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। For this he wanted 4 different heads for sales, accounts, purchase and production। इसके लिए इसे चाहिए परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चारों डिपार्टमेंट्स के लिए 4 अलग अलग हेड्स चाहिए, मतलब 4 अलग अलग बॉसेस चाहिए। He gave an advertisement and shortlisted 10 candidates for post after conducted different selection test। इसने न्यूज़पेपर में ऐड दिया या कहीं पर भी ऐड दिया, इसने उसके बाद में ऐड के बाद में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा होगा, जितने भी लोगों ने अप्लाई करा होगा उसमें से इसने 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी कर लिया अलग अलग टेस्ट के बेसिस पर। मतलब ये समझ में आ गया कि इसके पास में बहुत सारे बंदों ने अप्लाई करा और उन बहुत सारे बंदों में से इसने 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। उसके लिए इसने क्या करा, उन बंदों का टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट हम लोगों ने देखा था ना, वो रिटन टेस्ट लेके इसने 10 बंदों को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको बताना है रिटन टेस्ट के बाद में नेक्स्ट 3 स्टेजेस कौन सी आती हैं। तो भाई रिटन टेस्ट हो गया, रिटन टेस्ट के जस्ट बाद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट, वो 10 बंदे जो टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू की हेल्प से पता चल जाता है उनके कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में कि एम्प्लॉइज का कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, और उनकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स का भी पता चलता है कि किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से इनका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेज समझ में आ गई। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। इन 10 में से जो बंदे इस एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू को भी क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक करा जाता है। भाई अगर वो किसी के रेफरेंस से आए हैं कि कोई जानता था, उसने उनके बारे में बताया है, तो उनके बारे में पता करा जाता है यार उनका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, इनका बैकग्राउंड कैसा है। इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू, अगर कैंडिडेट इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुका है तो उसकी रेफरेंसेस की हेल्प से उसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में जाना जाता है कि पर्सनली ये इंसान कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में सही से काम तो कर पाएगा या नहीं, ये जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के तो नहीं जाता, इसका बैकग्राउंड कैसा है। और लास्ट के अंदर आता है हमारा, लास्ट नहीं है, इसके बाद में बहुत सारी स्टेजेस हैं, इसके बाद में आता है सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, वो बंदा जो ऊपर जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट क्वालिफाई कर चुका, जो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुका और जिसकी रेफरेंसेस भी हम लोगों ने चेक कर ली। अब वो हम लोग सेटिस्फाइड, उस 10 में से मान लो हम लोगों ने 7 को सिलेक्ट कर लिया, तो इन 7 को हम लोग किस में डालेंगे, एक सिलेक्शन लिस्ट में डालेंगे, एक सिलेक्शन लिस्ट में डालेंगे जिसमें इन 7 के हम लोग नाम लिख देंगे और मैनेजर इस लिस्ट में से मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। तो ये नेक्स्ट 3 स्टेजेस हो गई, किसके बाद में, टेस्ट के बाद में। समझ में आ गया। और वैल्यूज मैंने आपको बताई ही दी थी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, रूरल एरियाज के अंदर जेंडर इक्वालिटी है यहाँ पर, तो ये हो गई हमारी वैल्यूज। तो ये आज हम लोगों ने कर ली हमारे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की कुछ केस स्टडीज डिस्कस। एक बार मैं आपको स्क्रीन दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इसका आंसर, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन जेनिथ लिमिटेड, इसका आंसर, थर्ड क्वेश्चन इसका आंसर, देन फोर्थ और फिफ्थ छोटी छोटी सी केस स्टडीज़ हैं, बस मैंने पूछा था टाइप ऑफ ट्रेनिंग, एंड देन सिक्स्थ आपका ये था जिसके अंदर सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बात की गई थी। तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग के केस स्टडीज डिस्कस। स्टाफिंग के हम लोगों ने कीवर्ड्स भी डिस्कस कर रखे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करा रखा है बहुत ही डिटेल के अंदर। डायरेक्टिंग के मैंने आपको कीवर्ड्स भी करा दिए, सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अब बारी आती है डायरेक्टिंग की केस स्टडीज़ की। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डायरेक्टिंग की केस स्टडीज के साथ में। तब तक इन वीडियोस को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों को इनका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सबका फायदा होना चाहिए यार। जेन्युइनली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि मैम आपकी वीडियो से हमारे 78 मार्क्स आ गए 80 में से, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी अभी। तो जेन्युइनली अगर सबका बेनिफिट हो उसके लिए आप इन वीडियोस को अच्छे से सबके साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय फॉर नाउ।